नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। यह वीडियो गुप्त साम्राज्य का दूसरा भाग है। इससे पहले एक भाग मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें हमने गुप्त साम्राज्य की स्थापना के बारे में और गुप्त साम्राज्य में जितने महान शासक होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। जैसे गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की जाती है, उसके बाद में उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच आते हैं, उसके बाद में चंद्रगुप्त आते हैं, उसके बाद में समुद्रगुप्त आते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। इसी प्रकार से कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और अंतिम जो गुप्त सम्राट होते हैं वो विष्णुगुप्त होते हैं। तो इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी पहले की वीडियो में बता दिया है। आज की वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य की सामाजिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति और धर्म के क्षेत्र में उन्होंने किस प्रकार से धर्म का प्रचार किया था और प्रसार किया था, उनकी स्थिति को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनकी वास्तुकला और कला के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। तो गुप्त काल में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसे हम देखेंगे। तो गुप्त काल में सबसे प्रमुख राजा होता था। जैसे आज के टाइम पे अगर हम अपने भारत में या किसी भी देश में देखें तो वहाँ पे या तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं। उसी प्रकार से पहले राजा काफ़ी प्रमुख होता था और राजा कहते थे कि उन्हें देवीय अधिकार प्राप्त है शासन करने के लिए और वो अपने साम्राज्य को विस्तार करें। यह अधिकार उन्हें देवताओं के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार से राजा पहले के गुप्त काल के कहते थे। अगर हम गुप्त प्रशासन की तुलना मौर्य प्रशासन से करें तो ये केंद्रीकृत कम नजर आता है, क्योंकि जब स्कंदगुप्त के बाद में जो उत्तराधिकारी आते हैं वो कमजोर शासक होते हैं, जिससे सामंतों की शक्ति बढ़ जाती है और उन पर केंद्र का अधिकार कम हो जाता है। हालांकि राजा का महत्व रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता है जितना कि चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के समय में होता है। जिस प्रकार से आज के समय पर प्रशासन को एक सही ढंग से चलाने के लिए देश को या साम्राज्य को अलग-अलग भागों में विभाजित किया जाता है, उसी प्रकार से पहले भी साम्राज्य को विभाजित किया गया था। जैसे साम्राज्य को देश में विभाजित किया जाता था, उस पे जो प्रशासक होता था या प्रशासन करने वाला अधिकारी होता था, उसे गोपना कहते थे और देश को भुक्ति में विभाजित किया जाता था, उसके प्रशासक को उपरिक कहते थे और भुक्ति को विषय में विभाजित किया जाता था, उसके प्रशासक को विषयपति कहते थे और विषय को ग्राम में विभाजित किया जाता था, उसके प्रशासक को ग्रामिक कहा जाता था। जिस प्रकार से आज के टाइम पर यदि हम देखें तो अगर हम अपने देश की बात करें तो देश को राज्यों में विभाजित किया गया है और राज्यों को जिला में विभाजित किया गया है, फिर जिला को तहसील में, तहसील को ब्लॉक में, फिर गाँव में, इस प्रकार से विभाजित किया गया है। इसी प्रकार से गुप्त साम्राज्य में भी साम्राज्य को विभाजित किया जाता था, जिसमें जिसमें जो पहली इकाई होती थी वो देश होती थी, उसके बाद में देश को भुक्ति में विभाजित किया जाता था, भुक्ति को विषय में विभाजित किया जाता था और विषयों को ग्राम में विभाजित किया जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड पाशिक कहलाता था और पुलिस के जो अन्य कर्मचारी होते थे उन्हें चाट या बाट कहा जाता था। ग्राम सबसे छोटी प्रशासन की इकाई होती थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था और जो अन्य सदस्य होते थे उन्हें मेहतर कहते थे। ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है कि जो गुप्त साम्राज्य की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम होती थी। अब हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था। तो गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा समाज था वो 4 भागों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भागों में विभाजित था हमारा समाज। उसके बाद में जब गुप्तकालीन समय आता है तो उस समय पर नई-नई उपजातियों का उदय होता है, जिसमें यदि एक वर्ण का या एक जाति का कोई भी दूसरी जाति से अगर शादी कर लेता है तो उसके बाद में जब उनकी संतान उत्पन्न होती है तो उससे नई जाति का नाम दे दिया जाता है। इसी प्रकार से कई उपजातियों का उदय हो जाता है और उस गुप्तकालीन समय में दासों की स्थिति काफ़ी नाजुक होती है और कहा जाता है कि जब दास गाँव में प्रवेश करते हैं तो गाँव वालों से पहले से ही सूचित कर दिया जाता है और जब दास गाँव से चले जाते हैं तो फिर गाँव की धुलाई की जाती है। इस प्रकार से काफ़ी साक्ष्य मिलते हैं और इस समय पर स्त्रियों की भी स्थिति में काफ़ी कमज़ोर होती है और क्योंकि देखा जाता है कि 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ऐरण्य अभिलेख से सती प्रथा या किसी स्त्री का सती होने के साक्ष्य मिलती हैं, तो इससे यह पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति में भी काफ़ी गिरावट आती है। हालाँकि अच्छा, जो गुप्त साम्राज्य के पहले के जो राजा थे जिसमें श्रीगुप्त थे,
और घटोत्कच आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं, समुद्रगुप्त होते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय तक होते हैं। इनके समय में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है और ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि स्त्रियों को काफ़ी बराबर का दर्जा दिया जाता था। हम देखेंगे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी और राजा के द्वारा भू-राजस्व के रूप में 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। और जो भूमि होती थी वो कई भागों में विभाजित होती थी, जिसमें कृषि योग्य भूमि होती थी उसे क्षेत्र कहते थे और निवास करने वाली भूमि को वास्तु कहा जाता था और पशुओं को चारा योग्य भूमि को या जिसमें पशु चराए जाते थे उसे चारागाह भूमि कहा जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती है उसे सिल कहा जाता है, तो ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऐसी भूमि जो जंगलों में होती है उसे अपरहत कहा जाता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो ये आपको 2 पॉइंट आपको याद रखनी है कि जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती है उसे सिल कहते हैं और जो भूमि जंगलों में होती है उसे अपरहत कहते हैं। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो उज्जैन व्यापार का केंद्र था और ताम्रलिप्त नाम का एक बंदरगाह था जो कि आज के टाइम पर बंगाल में या पश्चिम बंगाल में स्थित था। उस समय पर वो काफ़ी प्रमुख बंदरगाह था, वहाँ से काफ़ी व्यापार होता था। और गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई जाती थी उन्हें दीनार कहा जाता था और जो चांदी की मुद्राएं चलाई जाती थी उन्हें रुपया का कहा जाता था। और आपने देखा था कि गुप्त काल की राजाओं के द्वारा सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई। हालांकि आपसे पूछा जाए कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों के द्वारा चलाई गई थी, तो उसका सही आंसर कुषाण होता है। कुषाणों के द्वारा या कुषाणों के द्वारा सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाई गई थी। तो गुप्तकालीन समय में लोग किस प्रकार के धर्म को या कौन से धर्म को मानते थे, राजा कौन से धर्म को मानते थे, वो सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो राजा थे वो वैष्णव धर्म के उपासक थे और उन्होंने वैष्णव धर्म को काफी प्रमोट किया। और हालांकि अन्य जो धर्म थे जैसे बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, उनका भी उत्थान हुआ लेकिन उतनी मात्रा में नहीं हुआ जितना कि पहले मौर्य वंश के या मौर्य शासकों के शासन में हुआ था। इन्होंने काफी मंदिरों के निर्माण कराए थे, जैसे अगर आप देखें तो विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में, इसका निर्माण गुप्त शासकों के द्वारा कराया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण दशावतार का मंदिर जो देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, इसका निर्माण भी गुप्त साम्राज्यों के द्वारा कराया गया था। और शिव मंदिर भूमरा नागदा मध्य प्रदेश में है, इसका भी जो निर्माण है वो गुप्त सम्राटों के द्वारा कराया गया था। पार्वती मंदिर नैना कोठार मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका निर्माण भी गुप्त कालीन समय में हुआ था। तो सबसे महत्वपूर्ण ये दशावतार का मंदिर है, इसे आपको याद रखना, ये देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, इसका निर्माण गुप्त सम्राटों के द्वारा कराया गया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि देखा जाए तो विष्णु के 10 अवतारों में जो बराह अवतार था वो सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख माना गया है और गुप्त साम्राज्य में वैष्णव धर्म को राज धर्म भी बनाया गया था। कला के बारे में पढ़ेंगे तो गुप्तकालीन समय में वास्तुकला का, चित्रकला का, मूर्तिकला का काफी विकास होता है और साथ ही साथ नागर शैली का भी बहुत विकास होता है। तो इसीलिए हम गुप्तकालीन समय को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म की साथ साथ हिंदू धर्म में भी मूर्तियों का निर्माण करने का प्रचलन शुरू हो जाता है। और अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में गुफा संख्या 16 गुफा संख्या 17 का जो निर्माण हुआ था वो गुप्तकालीन समय में हुआ था, जिसमें गुफा संख्या 16 में मरणासन अवस्था में एक राजकुमारी का चित्र बनाया गया है या उत्कीर्ण किया। और गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित और बौद्ध धर्म के जन्म से संबंधित और महाविनिष्क्रमण से संबंधित या महापरिनिर्वाण से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया गया है। गुप्तकालीन समय में बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कराया गया था। तो ये भी काफी बार आ जाता है कि महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में जो मूर्ति का निर्माण है वो किस समय में कराया गया था, तो गुप्तकालीन समय में कराया गया। गुप्तकालीन समय में अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र, बाघ मध्य प्रदेश की गुफाओं का निर्माण गुप्तकालीन समय में कराया गया था। और गुप्तकालीन गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थी। और बौद्ध की एक बामियान अफगानिस्तान में एक मूर्ति बनवाई गई थी जो कि अभी कुछ समय पहले तालिबानियों ने इस मूर्ति को ध्वस्त कर दिया था। और हालांकि अब इस मूर्ति को दोबारा से बनवाया जा रहा है। और देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना
की गई थी गुप्तकालीन समय में, जो कि कुमारगुप्त के समय में की गई थी, जिसे 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था और वहाँ के काफी बहुत बड़ी मात्रा में साहित्यों को जला दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे कि गुप्तकालीन समय में साहित्य में विकास किस प्रकार से हुआ था। तो गुप्तकालीन समय में राज्य की भाषा संस्कृत थी और गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखी हुई पंचतंत्र संस्कृत में यह पुस्तक लिखी गई थी, जो विश्व में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है। और इसके बाद में दूसरे स्थान पर बाइबिल आता है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित ये दो ग्रंथ हैं। इसमें सबसे पहले स्थान पर पंचतंत्र आता है, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था और ये संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। तो ये आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ कौन सा है, तो पंचतंत्र है। और ये लिखा किसके द्वारा गया है, तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और ये किस समय में लिखा गया था, तो गुप्तकालीन समय में लिखा गया था। इसी समय पर आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम नामक ग्रंथ लिखे थे, जिसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया गया था। और इसी समय पर आर्यभट्ट ने दशमलव, शून्य और पाई के मान को दिया था। ये आपको याद रखना है। तो ये किस समय में हुआ था, तो ये गुप्तकालीन समय में हुआ था। आगे हम देखते हैं तो आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि सबसे पहले किसने ये घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, तो वो आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। और उसी समय पर बराहमीर काफी फेमस वैज्ञानिक या गणितज्ञ थे। उनकी पुस्तक बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या और प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की गई थी। बराहमीर पंच सिद्धांत, बृहत जातक और लघु जातक की रचनाएं भी इनके द्वारा की गई थी और ये काफी अच्छे गणितज्ञ भी थे। ये याद रखना है कि बराहमीर और आर्यभट्ट दोनों गुप्त साम्राज्य के समय पर दोनों ही काफी अच्छे वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने काफी प्रचलित सिद्धांत दिए थे। और गुप्त काल में ही भास के 13 नाटक इसी काल में लिखे गए थे। ये जो भास है ये भी काफी अच्छे लेखक होते हैं। इन्होंने 13 नाटक लिखे थे जो कि गुप्त काल में लिखे गए थे। और शूद्रक ने अपना नाटक मृच्छ कटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी लिखा था, जो ये भी आपका गुप्तकालीन समय में लिखा गया था। तो ये शूद्रक का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि शूद्रक का लिखा हुआ मृच्छ कटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी ये किस समय में लिखा गया था, तो ये लिखा गया था गुप्तकालीन समय में, जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या के प्रेम का वर्णन किया गया है। और ये प्राचीन नाटकों में सर्वोच्च माना गया था। और कालिदास की भी कई कृतियां लिखी गई हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा के बारे में वर्णन किया गया है। इसीलिए कालिदास ने और भी बहुत सारी रचनाएं रची थी इसी समय पर। इसीलिए भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और आपने देखा कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्तकालीन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्तकालीन समय को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, ये आपको याद रखना है। कुछ अन्य तथ्य देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में हुआ था। और चंद्रगुप्त ने अपने समय पर राजा रानी नामक सिक्के चलाए थे, जिसमें एक तरफ राजा का चित्र था और दूसरी तरफ रानी का चित्र था। तो ये राजा रानी नामक सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाए गए थे। और समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी, क्योंकि इन्हें कविताएं लिखने का बहुत ज्यादा इन्हें रुचि थी और इन्होंने कवियों को काफी संरक्षण भी दिया था, इसीलिए इन्हें कविराज भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है। और साथ ही साथ उनके समय में योद्धा के रूप में भी उनका जो चित्रण है वो सिक्कों पर मिलता है।
और देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो जानकारी है वो देवी चंद्रगुप्तम से हमें मिलती है, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था। जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है, जिसमें देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी नामक महिला की, या जो उनकी बाद में रानी हो जाती है या उनसे शादी हो जाती है, उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विनाश के बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उन्होंने इसी विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। अब हमने गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था और वास्तुकला और अन्य कलाओं के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम इसके बाद में महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन संख्या 30 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन संख्या 31 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके बाद में आप क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, जिससे कि आपकी पकड़ उस टॉपिक पे काफ़ी मजबूत हो जाती है और आपको यह भी अनुमान लग जाता है कि इस टॉपिक में कौन सी टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको ज़्यादा उन पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से पहले स्टार्ट करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो सही आंसर जानकी हरण। जानकी हरण नाटक कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था। इसमें मालविकाग्निमित्र ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अभिज्ञान शकुंतलम ये आप जानते हैं कि ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया था। और विक्रम और वसीयम भी कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तो ये आपको याद रखना है। कौन सा नहीं लिखा गया है? जानकी हरण नहीं लिखा गया है कालिदास के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित हैं? तो सही आंसर बाघ में। बाघ नामक स्थान पर या धार का जो क्षेत्र है उसमें बाघ नाम से गुफाओं का निर्माण कराया गया था, ये जो कि गुप्तकालीन समय में इनका भी निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया था? तो सही आंसर 319 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया था। यह 319 से लेकर 500 ईस्वी तक इसीलिए माना गया है कि इससे पहले जब श्री गुप्त गुप्त वंश की स्थापना करते हैं तो वे एक राजा के रूप में शासन नहीं करते हैं, वो एक सामंत के रूप में अपना छोटा सा शासन करते हैं। तो उन्हें एक शासक या एक राजा नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से उनके जो उत्तराधिकारी आते हैं घटोत्कच गुप्त, वो भी सामंत के रूप में कार्य करते हैं, तो उन्हें भी एक राजा का दर्जा नहीं दिया गया है। इसीलिए 319 से लेके 500 ईस्वी तक के समय को गुप्त वंश का समय माना जाता है। और ये क्वेश्चन जब छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2003 में आया था, तो जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा था तो उसमें यह बोला गया था कि जो वास्तविक संस्थापक है गुप्त वंश का वो चंद्रगुप्त प्रथम है। उससे पहले जो दो राजा हुए थे, हालांकि दोनों राजा तो नहीं हुए थे, दोनों एक सामंत थे और सामंत के रूप में ही उन्होंने कार्य किया था। तो जो वास्तविक संस्थापक होता है वो होता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम होता है, उसका समय स्टार्ट होता है 319 से लेके, और 319 से लेके 335 ईस्वी तक ये अपना शासन करते हैं। हालांकि कई बुक में 319 या 320 लिखा हुआ, तो 319 या 320 एक ही माना जाता है। तो ये इस समय में चंद्रगुप्त प्रथम शासन करते हैं। तो यहीं से जो गुप्त वंश की स्थापना या वास्तविक स्थापना यहीं से मानी जाती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो ये मैंने कई बार आपको क्वेश्चन बताया है और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो सबसे पहले जो सिक्के जारी किए जाते हैं वो यूनानियों के द्वारा किए जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो वो कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे। तो ये आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनूदित
या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो सही अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम यूरोपीय भाषा में अनुवादित पहला भारतीय ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सही आंसर एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से सती प्रथा का हमें पहला उल्लेख मिलता है, जो कि 510 ईस्वी में मिलता है, और उस समय पर शासन होते हैं भानुगुप्त। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही आंसर भरतपुर से। तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर भरतपुर से मिला है, और माना जाता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत रही होगी। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है? सही आंसर कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है, और यह विश्व का पहला हॉस्टल सहित यानी जो आवासीय विश्वविद्यालय था। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, तो वो तक्षशिला था। लेकिन हॉस्टल प्रोवाइड कराने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वो आपका नालंदा था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कथन, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। इसका रीजन है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। हालांकि इसमें देखा जाए तो इसका आंसर बी है, जिसमें ये दोनों सही है, लेकिन जो इसका रीजन दिया गया है वो सही नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि जो सामंती व्यवस्था है, इसकी जो शुरुआत होती है वो सातवाहन शासकों के द्वारा शुरुआत होती है, और उसके बाद में ये सामंती व्यवस्था का जो विस्तार है वो बढ़ता जाता है, और गुप्त काल में भी ये इसी प्रकार से रहता है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पतन से संचालित होता था? तो मैंने आपको पहले एक इंपोर्टेंट पॉइंट्स में बताया था, जिसमें ताम्रलिप्त नामक एक बंदरगाह के बारे में बताया था। तो ये ताम्रलिप्त जो बंदरगाह है, ये पश्चिम बंगाल की साइड में स्थित था, और यहाँ से काफी व्यापार होता था। ये गुप्तकालीन समय का ये काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो सही आंसर रूपक या रुपये का। इसका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? सही आंसर उज्जैन। उज्जैन विद्या, कला और साहित्य का काफी महान केंद्र था, और ये उज्जैन व्यापारिक केंद्र भी था। तो आपको ये याद रखना है। ये किसकी बात हो रही है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? सही आंसर अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है, जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, और ये संस्कृत में लिखी गई थी, और ये गुप्तकालीन समय में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को जाता है? तो यहाँ पे समय पूछा है, तो आपको बताना है, आपका इसका जो सही आंसर है वो है गुप्तकालीन समय में। गुप्तकालीन समय में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया गया था, और जो कि आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो इसका सही आंसर है सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह के कारण। तो यह कोई कारण नहीं था कि सत्ता के नियंत्रण के लिए कोई ऐसा आंतरिक कलह नहीं था। हालांकि जो गुप्तों का जो साम्राज्य था, वो पतन होने के कई कारण थे। जैसे अगर देखा जाए तो पहला तो यह था कि जब स्कंदगुप्त के बाद में जितने भी शासक आते हैं वो कमजोर शासक होते हैं, तो वो अपनी सत्ता को सही तरह से चला नहीं पाते हैं। पहला कारण ये हो सकता है। और दूसरा कारण यह भी है कि सामंतों का जो विस्तार हो जाता है, और सामंत होते हैं जो केंद्र की जो सत्ता होती है उससे वो अलग होना चाहते हैं, और अलग हो जाते हैं। और तीसरा कारण और महत्वपूर्ण कारण यह रहता है कि हुडों के द्वारा आक्रमण किया जाता है, जो कि स्कंदगुप्त के द्वारा तो दबा दिया गया था, और वो अपने भारत में जो शासन कर रहे थे स्कंदगुप्त, और उन्होंने अपने भारत की रक्षा की थी। लेकिन उसके बाद में जब कमजोर शासक आ जाते हैं, तो वो हुडों के आक्रमण को रोक नहीं पाते हैं, और उसके बाद में हुडों के आक्रमण से ये गुप्त वंश का पतन होने लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते
हुए आकृति में अंकित करवाया है। तो सरल क्वेश्चन है, आपको कई बार मैंने बताया है, तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? सही आंसर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा सबसे पहले गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, नवनीतकम का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है चिकित्सा से। तो नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से है और यह चिकित्सा का एक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? ये कई बार मैंने आपको बताया है, तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? सही आंसर उसकी जंग रोधकता के कारण। जो कुतुब मीनार के निकट में लौह स्तंभ बना हुआ है उसमें अभी तक कोई भी जंग नहीं लगी है। तो यह काफी वैज्ञानिक तरीका से देखा जाए तो यह वैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतने समय के बाद में भी इसमें जंग नहीं लग रही है, तो ये किस प्रकार से बनाया गया होगा, तो ये वैज्ञानिकों के लिए काफी रोचक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अपशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो सही आंसर है इसका बाघ की गुफाओं में। अगला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? सही आंसर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण की गई थी और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा गया था। अगला क्वेश्चन, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो सही आंसर दसपुर शिलालेख से। दसपुर शिलालेख से रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मिलती है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने गुप्त साम्राज्य को पहले पढ़ा और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। यदि आपको यह तरीका मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इसी में किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।